नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल अरविंद बिडलान में। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज की जो हमारी वर्कशीट है वो प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2 जो है क्लास 10वीं की, जो आज आपका पेपर हुआ है सोशल साइंस का, उसके ऊपर है। तो इस वीडियो में आज हम उन सॉल्यूशंस को देखेंगे जो सोशल साइंस में क्वेश्चन आए हैं, उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और बेटा, वीडियो शुरू करने से पहले जो बच्चे चैनल से नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन पेपर है हमारा, ये मैक्सिमम 40 नंबर का है और 2 घंटे का समय है। तो ये सब इंस्ट्रक्शंस आप बच्चों ने पढ़ ली होगी, तो हम डायरेक्ट जो है क्वेश्चंस पे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड पर एक संक्षिप्त नोट लिखना है हमें। तो इसके आंसर को देखते हैं। तो ये आपके सामने आंसर है। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर शहर में हुआ था, और उस दिन क्या थी, बैसाखी थी, जिसमें जनरल डायर ने शांतिपूर्ण सभा में शामिल लोगों पर क्या करी थी, गोलियां चलवाई थी, और बहुत सारे लोग इसमें मारे गए थे। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने आंसर को लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछता है कि मान लीजिए आप एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के प्रमुख हैं, किसी अन्य देश में निवेश करने से पूर्व आप किन बातों का ध्यान रखेंगे। तो इसका उत्तर देखते हैं हम। ये आपके सामने आपका उत्तर है। ठीक है, तो यहाँ उत्तर नंबर 2 है। तो ये वो बातें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है कि अगर हम कहीं निवेश करना चाहते हैं तो हमें श्रम व्यवस्था, बाजार, परिवहन, भूमि और ऊर्जा के संसाधन जो है उन पर ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है आपका उत्तर नंबर 2। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति आर्थिक विकास का सूचक है, इस कथन की विवेचना करनी है। तो इसके उत्तर को देखते हैं हम। यहाँ आपके सामने उत्तर नज़र आ रहा है आपको, उत्तर नंबर 3। ठीक है, तो ये आपका उत्तर है कि कोई भी देश अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करता है तो आर्थिक विकास का सूचक होता है, क्योंकि जितना ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया जाता है उससे हमारा विदेशी मुद्रा भंडार, ठीक है, डायरेक्ट जो करेंसी है, जो हमारी फ़ॉरेन करेंसी है, इसको हम बोल सकते हैं फ़ॉरेन करेंसी। ठीक है, विदेशी मुद्रा भंडार जो है ये बढ़ता है, और अगर हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा तो क्या होगा, हमारी अर्थव्यवस्था में मजबूती आएगी। ठीक है, तो ये आपका उत्तर नंबर 3 है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 4, इसमें हमसे पूछता है लोकतंत्र की एक खासियत है, इसकी जांच परख और परीक्षा कभी ख़त्म नहीं होती। ठीक है, तो इस पर हमें टिप्पणी करनी है। तो इसके उत्तर को देख लेते हैं हम। ये आपके सामने है आपका उत्तर नंबर 4, यहाँ से यहाँ तक। तो आप यहाँ से अपने इस तरीके से प्रश्न को जो है इसका उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में जूट मिलों के हुगली नदी के आसपास केंद्रीकृत होने के क्या कारण हैं। ठीक है, तो इसके उत्तर को देखते हैं हम। तो आपके सामने ये उत्तर है, उत्तर नंबर 5। ठीक है, ये इसके कारण है। ठीक है, कि वहाँ पर जो है संसाधन, वहाँ परिवहन के संसाधन उपलब्ध है, सस्ता श्रमिक उपलब्ध है। ठीक है, और दूसरा जो वहाँ एक बहुत बड़ा जो है नगरीय केंद्र है। ठीक है, जिससे कि वहाँ पर बंदरगाह की सुविधा आसानी से हो जाती है। तो इस तरीके से आप अपने उत्तर लिख सकते हैं, उत्तर नंबर 5। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, इसमें पूछा गया है इतिहास की पुनर्व्याख्या राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने का एक महत्वपूर्ण साधन थी, इस पर हमें आलोचनात्मक जो है इसका विवरण करना है। तो देखते हैं इसके उत्तर को हम। इसका उत्तर तो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ये आपका उत्तर है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इसमें ये आप लोग देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से आप जो है इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। बेटा, वीडियो कैसी लग रही है अपने कमेंट ज़रूर कीजिए, और जो बच्चे चैनल से नहीं जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, दूसरे बच्चों को भी शेयर। आगे क्वेश्चन है, भारतीय लोक कथाओं को पुनर्जीवित करने के लिए राष्ट्रवाद की भावना को बल मिला, इसका आलोचनात्मक विवेचना करनी है इसकी भी। तो इसके उत्तर को देखते हैं हम। यह आपके सामने है उत्तर, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरीके से फाइनल में भी जो है पूछा जा सकता है। तो ये राष्ट्रवाद वाला चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस चैप्टर पे भी कई सारी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी, और मैप वाली वीडियो भी आपको चैनल पे मिल जाएगी। ज्योग्राफी के हो गए, चाहे वो ज्योग्राफी के मैप हो या वो हिस्ट्री के मैप हो, तो मेरे चैनल पे आपको ये दोनों तरह की वीडियो मैप वाले भी मिल जाएंगी, जो आपकी प्रैक्टिस के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। ठीक है बच्चों,
चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे बोलता है विकासशील देशों के संदर्भ में न्यायसंगत वैश्वीकरण के महत्व का वर्णन कीजिए। तो इसके उत्तर को देखते हैं हम। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं ये आपका उत्तर नंबर 7 है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है, उत्तर नंबर 7, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 में राजनीतिक दलों को परिभाषित करना है और दलों के जो हिस्से हैं उनका उल्लेख भी करना है। तो इसके उत्तर को देखते हैं हम। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर आपके सामने है, ठीक है। तो इसमें देखिए राजनीतिक दलों के बारे में बताया हुआ है कि एक संगठित समूह होता है जो अपने उद्देश्यों के लिए काम करता है और इनका एक ही उद्देश्य होता है कि सरकार बनाना, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। और राजनीतिक दलों के जो प्रमुख हिस्से होते हैं वो नेता, सक्रिय सदस्य, अनुयायी और समर्थक होते हैं, ठीक है। तो ये है आपका उत्तर नंबर 8, ठीक है मेरे बच्चों। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें आपको दिया हुआ है आधुनिक लोकतंत्र राजनीतिक दलों के बिना संभव नहीं है, कारण बताना है और अथवा में है विभिन्न देशों में पाई जाने वाली दलीय व्यवस्था का भी वर्णन करना है, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये आपका उत्तर नंबर 9 है, ठीक है, कि आधुनिक लोकतंत्र जो है किस तरीके से काम करता है। तो ये आपका उत्तर हो गया है। और एक है इसका अथवा में क्वेश्चन पूछा गया कि दलीय व्यवस्था के बारे में बताना है। तो देखिए दलीय व्यवस्था जो है दो तरीके की होती है। एक तो होती है बहुदलीय व्यवस्था, ठीक है, जैसे हमारे देश भारत, ठीक है। और एक होती है एक दलीय व्यवस्था जिसमें केवल एक ही दल होता है, जैसे चीन, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने उत्तर लिख सकते हैं कि भारत हो गया है, भारत, अमेरिका, इंग्लैंड, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ बहुदलीय व्यवस्था है, 2 या 2 से ज़्यादा पार्टियाँ हैं। और एक दलीय व्यवस्था में केवल एक ही पार्टी होती है और उसी का कैंडिडेट खड़ा होता है और वही चुनाव लड़ता है, चुनाव जीतता है। लेकिन बहुदलीय व्यवस्था में क्या होता है, लोगों के पास ऑप्शंस होते हैं। अगर एक पार्टी काम नहीं करती है या एक पार्टी अगर सही से काम नहीं करे तो लोगों के पास विकल्प होते हैं कि वो दूसरी पार्टी को चुन सकते हैं। तो बहुदलीय व्यवस्था में हम भारत, अमेरिका, इंग्लैंड, ठीक है, इनका नाम लिख सकते हैं। और एक दलीय व्यवस्था में चीन, ठीक है। तो एक दलीय व्यवस्था में लोगों के पास ऑप्शन नहीं होता, उसमें जो पार्टी है वही राज करेगी, वही जो है शासन चलाएगी। लेकिन बहुदलीय व्यवस्था में लोगों के पास विकल्प होता है, उनके पास चुनने का अवसर होता है कि अगर एक पार्टी सही काम नहीं करी तो विकल्प के रूप में दूसरी पार्टी को मौका दे सकते हैं सरकार बनाने का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें पूछा गया है मुद्रा के आधुनिक रूप किस प्रकार से मानव जीवन को जो है सरल किया है, दैनिक जीवनों के उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करना है। और अथवा में पूछा गया है विनिमय के माध्यम के रूप में मुद्रा विकास की जो है यात्रा का वर्णन करना है, ठीक है। तो इसके उत्तर को देखते हैं हम। तो ये आपकी स्क्रीन पर आपको उत्तर नज़र आ रहा है, उत्तर 10 का ये पहला पार्ट है, ये उत्तर 10 का फर्स्ट वाला पार्ट है जो पूछा गया है आपसे, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया है इसका उत्तर, ठीक है। इसके अलावा ये आपका उत्तर 10 का सेकंड वाला पार्ट है, ये भी उत्तर 10 है और ये सेकंड वाला पार्ट है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो इस तरीके से आप अपने प्रश्नों का उत्तर लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें हमें एक अनुच्छेद दिया हुआ है, ठीक है। इस अनुच्छेद को हमें अनुच्छेद दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 11 में। तो ये अनुच्छेद के सीधे जो है प्रश्नों पर चलते हैं। तो यहाँ हमें 3 प्रश्न दिए हुए हैं 11 के, ठीक है। पहला प्रश्न जैसे किस प्रांत में परिषद चुनावों का बहिष्कार नहीं किया गया। दूसरा, प्रांतीय चुनाव को लेकर जस्टिस पार्टी का क्या मत था। तीसरा, असहयोग खिलाफत आंदोलन के समय यदि आप छात्र होते तो आंदोलन में किस प्रकार योगदान देते, ठीक है। तो इनके उत्तर को देखते हैं, डायरेक्ट इनके उत्तर पे चलते। तो आपकी स्क्रीन पर उत्तर नंबर नज़र आ रहे हैं। उत्तर नंबर 11 का 1, 11 का 2 और 11 का 3, ठीक है। तो जैसे 11 का 1 में मद्रास है, दूसरे में मद्रास में गैर ब्राह्मण द्वारा बनाई गई जस्टिस पार्टी का मानना है काउंसिल में प्रवेश के जरिए उन्हें वो अधिकार मिल सकते हैं जो सामान्य रूप से केवल ब्राह्मणों को मिल पाते हैं, तीसरा, ठीक है। तो और उत्तर नंबर 11 का 3, इसमें अगर हम सब जो आंदोलनों में अगर हम भाग लेते, अगर हम असहयोग और स्वदेशी आंदोलनों में भाग लेते या दूसरे आंदोलन में भाग लेते तो हम कैसे इस आंदोलन में भाग लेते, तो हम अंग्रेज़ी स्कूल जो है उनका बहिष्कार कर सकते थे या अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे हैं हम उनमें हिस्सा ले सकते थे, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये इनके उत्तर लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 12 में
सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण के क्या कारण हैं? दूसरा, वस्त्र उद्योग ने किन किन उद्योगों के विकास में योगदान दिया है? तीसरा, सूती वस्त्र उद्योग कृषि से किस प्रकार संबंधित है? ठीक है, तो ये आपके 12 का 1, 2 और 3, ये 3 पार्ट में है। तो चलिए इसके उत्तर को देखते हैं। तो यहाँ आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, ये आपके उत्तर नंबर 12 का 1, 12 का 2 और ये 12 का 3। ठीक है, इस तरीके से आपके प्रश्नों के उत्तर ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये है आपके क्वेश्चन नंबर 12 के तीनों पार्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 13 में हमें एक मानचित्र जो है दिया गया है। उस मानचित्र में हमें स्थान को पहचानना लिखना है। वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने सूती कपड़ा मिल कामगारों के लिए सत्याग्रह आरंभ किया, तो वो स्थान कहाँ है? वो स्थान देखते हैं हम। तो इसके लिए हमें मानचित्र पर जाना पड़ेगा। तो ये हमारा मानचित्र है, तो वो स्थान ये है। और ये कौन सा? ये है अहमदाबाद मील। ठीक है, तो अहमदाबाद जो है ये मील थी। और अहमदाबाद कहाँ पर है? ये गुजरात में है, जहाँ पर महात्मा गांधी ने मिल मजदूरों के लिए क्या किया था? आंदोलन किया था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। ठीक है, तो यहाँ हम अहमदाबाद मिल भी लिख सकते हैं, जो कहाँ पर है? गुजरात में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, भारत के उस राजनीतिक रेखा मानचित्र में निम्नलिखित उपयुक्त चिन्हों से दर्शाएं और नाम लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हमें दिया हुआ है पारादीप पत्तन अथवा राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन और पुणे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। देखिए, पारादीप पत्तन ये हमारा उड़ीसा में है, उड़ीसा राज्य में है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन ये हमारा कहाँ पर है? ये हमारा हैदराबाद में है, हैदराबाद। ठीक है, और पुणे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ये हमारा महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो चलिए इनको भरते हैं। तो जैसे पारादीप हवाई पत्तन ये कहाँ पर है हमारा? ये है, इसको देखते हैं उड़ीसा में। तो उड़ीसा राज्य हमारा कहाँ है? उड़ीसा राज्य हमारा ये रहा। ठीक है, ये है उड़ीसा और यहाँ लिखेंगे पारादीप। ठीक है, इसके बाद हमसे पूछा गया था राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन। तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन कहाँ है? ये हमारा है हैदराबाद में, हैदराबाद। ठीक है, यहाँ पर क्या है? राजीव गांधी हवाई पत्तन। ठीक है बच्चों, ठीक है। इसके बाद तीसरे नंबर पर हमसे पूछा गया है पुणे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। पुणे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है? वो महाराष्ट्र में है। तो ये है हमारा महाराष्ट्र। ठीक है, तो यहाँ पर है हमारा पुणे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप बच्चों को समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसी लगी बेटा बताइए। तो पूरा पेपर हमने सॉल्व कर लिया है। उम्मीद करता हूँ आप बच्चों को समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए। तो मैप वाली जितनी भी वीडियो हैं, जैसे ये मैप हमने डिस्कस किया है, इस तरह की वीडियो आप मेरे चैनल पे आप लोगों को मिल सकती है। चैनल का नाम अरविंद बिडलान। ठीक है, यहाँ पर आपको 10th क्लास की मैप की वीडियो मिल जाएंगी, जिसमें आप हिस्ट्री और ज्योग्राफी के मैप की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो आपके लिए आने वाली परीक्षाओं में फ़ायदेमंद हो सकती है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ आप बच्चों को क्लास अच्छी लगी होगी। मिलेंगे फिर हम अगली वीडियो पे। थैंक यू।